नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के ग्रुप पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और जिन क्वेश्चनों के आपको आंसर पता है तो साथ ही साथ कमेंट करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद की लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऋग्वेद की जो लिपि है हमारी देवनागरी लिपि हो जाती है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त साम्राज्य ने सबसे पहले हूणों के आक्रमण का सामना किया था? तो सबसे पहले हूणों के आक्रमण का सामना किसने किया था? तो सबसे पहले हूणों के जो आक्रमण का सामना किया था वो स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? स्कंदगुप्त ने। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। तो जो उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। तो ये कैसा संदर्भ है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, ये बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली को करने के लिए होते हैं, यानी एक से ही न्याय हो हर जगह। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है कि धन या फंड के उपयोग पर प्रतिबंधित के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के अंदर जिला जज को सुनवाई के लिए आवेदन दे सकता है? तो कौन सुनवाई के लिए आवेदन दे रहा है? यहाँ जो धन या फंड के उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश से है, पीड़ित व्यक्ति है, यानी कोई धन का या किसी फंड का उपयोग करने से किसी व्यक्ति को मना कर दिया तो वो कितने दिनों के अंदर जिला जज को सुनवाई के लिए आवेदन दे सकता है? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, 15 दिन के अंदर जिला जज को सुनवाई के लिए आवेदन दे सकता है। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेरवा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? कौन सा नृत्य बता रहा है? चेराव नृत्य। तो चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, चेराव जो नृत्य है ये मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों का उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या होगा? तो किस क्रम में लगानी है ये नदियां? तो बढ़ते क्रम में। तो किस प्रकार लगेंगी? तो सबसे पहले आएगी ताप्ती नदी, उसके बाद महानदी आएगी और फिर नर्मदा आएगी, उसके बाद गोदावरी। इस प्रकार इनकी लंबाई का आरोही क्रम हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आगे क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिनियम से क्या अभिप्राय है? तो ये किसकी बात कर रहा है? संवैधानिक उपचारों की। तो संवैधानिक उपचारों से क्या अधिकार से अभिप्राय है? तो यहां पर जो राइट जवाब हुआ फ्रेंड्स, क्या होगा? नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वे कहां जा सकते हैं? न्यायालय में अपील करने के अधिकारी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? न्यायालय में अपील करने के अधिकार हो सकते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वो न्यायालय से अपील करने का अधिकार है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कौन से युग्म किससे सही मिलान करता है? तो युग्मों का विचार करना है। देखिए किस प्रकार होगा युग्मों का विचार। तो यहां पर किस प्रकार से होगा, वेद समाज की स्थापना कब की गई? तो वेद समाज की स्थापना जो की गई थी 1864 में करी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में हुई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। तो ये बिल्कुल आमने सामने सही मिलान है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के तहत किसी भी समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना न्यूनतम धन होना चाहिए? तो रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम कितना मूल्य होना चाहिए? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बैंक के पास 200 करोड़ रुपया होना चाहिए। कितना? 200 करोड़। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा मुक्त अनुलाभ कौन सा कर है? तो मुक्त अनुलाभ जो कर हो जाएगा नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षणीय मुक्त अनुलाभ होता है। यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति की स्थापना किस वर्ष की? तो ये विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो विदेशी कपड़ा समिति थी, विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति जो थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 1929 में हुई। कब हुई फ्रेंड्स? 1929 में। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सलारगंज संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कौन सा संग्रहालय? सलारगंज संग्रहालय। तो ये सलारगंज जो संग्रहालय है ये कहां पर है? तो हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वयं क्षेत्र से जोड़ता है? तो भाई कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ये ध्यान कर लिया। तो ये एक क्षेत्र दे रखा है, इसका भी नाम आ जाएगा, ये क्षेत्र है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम के चीन के तिब्बत स्वयं क्षेत्र से जोड़ता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, नाथुला से। अगला प्रश्न है कि होस्ट्स, यहां पर आएगी रे की मात्रा, उड़नती रह। होरस्टर्स और ग्रेवेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि होस्टनेस और ग्रेवेन्स निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा? तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा फ्लोटिंग प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? फ्लोटिंग प्रक्रिया द्वारा। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान जुड़वा पैदा होते हैं। तो समान जुड़वा पैदा होते हैं किस प्रकार से? तो एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे के निषेचन से समान जुड़वा पैदा होते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड है? तो कौन एंटासिड हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा रेनिटीडिन। रेनिटीडिन जो है ये एक एंटासिड है, एंटासिड हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के संबंधित है? तो महादेव जो पहाड़ी है ये किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो महादेव पहाड़ी
किस श्रेणी से संबंधित हो जाएगी? सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित हो जाती है। किस श्रेणी से? सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्या बताना है? जनसंख्या घनत्व बताना है उत्तर प्रदेश का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है कितने में बताना है? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में 829 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? किसके साथ मिला रहा है? म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो 4 पूर्वोत्तर राज्य मिलते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किसके साथ? म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि को कब से लागू किया गया? तो किस संधि को लागू करने की बात कर रहा है? नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि जो लागू हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये संधि 1976 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है जिस इतालवी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रशंसनीय विस्तार विवरण दिया है वह कौन है? तो किस यात्री की बात कर रहा है? इतालंबी यात्री ने किसका विवरण दिया है? विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रशंसनीय विवरण दिया है। तो ये कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा निकोलो कोंटी। कौन हो जाता है? निकोलो कोंटी। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो किसका उल्लेख कर रहा है ये? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुच्छेद की बात कर रहा है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 202 में। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस राज्य ने अपने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को कर पंजीकरण शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया है? किससे छूट देने का? यह है खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश ही राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश ने। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीद पर छूट देने की व्यवस्था की है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी किसकी बात कर रहा है? ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये खिलाड़ी की आत्मकथा है एक की। कौन सी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो किताब है या फिर आत्मकथा है ये किसकी है? तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी कपिल देव की एक आत्मकथा हो जाती है। किसकी? कपिल देव की। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।